रुक्षित को मैसेज करके आरना अपनी पसंदीदा जगह यानी आश्रम चली गई थी। वहां बच्चों को गिफ्ट्स बांटने के साथ ही उसने उनके साथ खूब अच्छा वक्त बिताया। आरना आश्रम से निकल ही रही थी कि उसे बहुत सारे गार्ड्स ने घेर लिया। उन गार्ड्स ने डार्क ब्राउन कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उन पर ईगल का चिन्ह बना हुआ था। रुक्षित के गार्ड्स ने जब उन गार्ड्स को वहां देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने दूसरे गार्ड्स को इशारा किया। आरना उन सब गार्ड्स को देखकर एकदम से चौंक गई। ये गार्ड्स उसके रुक्ष के नहीं थे। फिर ये सब लोग कौन थे? आरना ने उन गार्ड्स को देखा और उनसे बस कुछ पूछने ही वाली थी कि आरना को किसी की थोड़ी सी कर्कश और सख्त आवाज सुनाई दी। आरना ने सामने देखा तो वहां पर एक आदमी एक बड़ा सा गुलाब का बुके लिए आरना के सामने खड़ा था। गुलाब के बुके को देख आरना का दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया। उसे सुबह का सीन याद आ गया कि कैसे आर ने उसके साथ ऐसा ही भद्दा मजाक किया था, जिसे सोचकर आरना को बेहद गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी को गुस्से में देखा। वो आदमी आरना के एकदम सामने आया और उसको बुके पकड़ाते हुए बोला, हाय मिस कयामत। उस आदमी का चेहरा अभी भी उस बुके के पीछे छुपा हुआ था। आरना ने अपने आसपास देखा और बोली, कौन कयामत? आरना की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने अपने हाथ में पकड़ा बुके नीचे किया और अपना चेहरा आरना के सामने कर दिया और उसे स्माइल देते हुए बोला, आप ही हो कयामत, मिस कयामत। आरना ने उसे गुस्से से देखा और बोली, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो और ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? आरना की बात सुनकर उस आदमी ने अपना हाथ आगे किया और कहा, मेरा नाम अभय वालिया है और मैं आपसे बस दोस्ती करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छी हैं। आरना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह को अजीब तरह से बिगाड़कर अभय को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसे देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर, लेकिन मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती और मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। अभय को आरना की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन रिंग हुआ। वहां दूसरी ओर रुक्षित PMRR के रूप में पब्लिक के सामने खड़ा था। इतना सन्नाटा देख रुक्षित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो गुरूर से अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अरे आप सब चुप क्यों हो गए? मैं तो यहां सब सुनने ही आया था। RR की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सबके पसीने छूट गए। RR सबको अपनी गहरी नजरों से देख रहा था पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। RR 5 मिनट खामोश रहा। सब अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। अब RR का गुस्सा हद से पार हो रहा था। उसे वहां पर घुटन हो रही थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो इस भारी भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों को गंदे तरीके से छू रहा था। ज्यादा भीड़ होने के कारण वो लड़कियां कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी। सबका ध्यान सामने था। वो लड़कियां बहुत सारी थी, शायद कॉलेज गर्ल्स होंगी और वो वहां पर मौजूद थी। किस लिए वो यहां आई थी ये तो किसी को नहीं पता था। वो RR का सपोर्ट कर रही थी या विरोध, ये भी नहीं पता चल रहा था। लेकिन उन लड़कियों के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और लड़कियां बार बार उस आदमी को गालियां दे रही थी। RR का ये देखकर दिमाग गर्म हो गया। उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसने बुरी तरह से अपनी गर्दन को टेढ़ा किया। फिर उसने अपने एक हाथ से अपना खंजर निकाला और सीधा उस आदमी पर फेंक दिया। वो आदमी बुरी तरह से चीख पड़ा और अपने सीने पर हाथ रख दिया। सबने उस आदमी को देखा जिसके सीने से खून निकल रहा था। सब ये देखकर डर गए। RR के गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया और स्टेज पर लेकर चले गए। RR ने उन लड़कियों को अपने सामने बुलाया। सब लड़कियां डर गई और जाने से इनकार करने लगी। ये देख वहां लेडी गार्ड्स आई और उन लड़कियों को RR के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रुक्षित को परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।
उसने उन लड़कियों को देखकर हंसते हुए कहा, बस इतना ही आता है तुम लोगों को। वो 7-8 लड़कियां थी और अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। रुक्षित ने उन्हें देखा और जोर जोर से हंसने लगा। ये देख सब उसे देखने लगे। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, जिसमें गुस्सा साफ छलक रहा था। रुक्षित ने उन लड़कियों को देखा और कहा, क्या करती हो तुम लोग? शायद कॉलेज की गर्ल्स हो। उन लड़कियों ने डरते हुए हां में गर्दन हिलाई। ये देख रुक्षित बोला, तुम सबके साथ जो बदतमीजी हो रही थी उसके लिए तुम सब इस कुत्ते को गालियां दे रही थी। बस इतना ही आता है तुम लोगों को। उसकी जगह इसकी चप्पल निकालकर पिटाई करती, तब जाकर तुम असली लड़कियां कहलाती। आई हेट गर्ल्स लाइक यू। तुम एक साथ होकर भी एक आदमी को नहीं पीट सकती। बस कोई लड़का छेड़े तो इन्हें रोना आता है जैसे कोई मर गया हो, पर अपने साथ होने वाली बदतमीजी का जवाब तुम सब एक आदमी का मर्डर करके नहीं दे सकती। आर की बात सुनकर एक लड़की ने हिम्मत करके कहा, लेकिन अगर हम मर्डर करते हैं तो हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमारे ऊपर कलंक लग सकता है। उस लड़की की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, सही बात। अगर तुम मर्डर करोगी तो तुम्हें जेल होगी और हो सकता है तुम्हें फांसी हो जाए, और अगर तुम्हारा बलात्कार हुआ तो तुम जीते जी मर जाओगी और उन लड़कों को फांसी हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो इन सारे गुनाहों की एक सजा है, मौत। उन सभी लड़कियों ने अपना सर ऊपर करके आर को देखा। आर उस आदमी के पास गया और उसके सीने से अपना खंजर निकाल दिया और उसे उस आदमी के शर्ट से साफ करके अपने ओवरकोट में रख दिया। फिर एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड जल्दी से अपने हाथ में 7 से 8 हॉकी स्टिक लेकर आया और उन लड़कियों के हाथों में थमा दी। फिर उस आदमी को उन लड़कियों के सामने फेंक दिया गया। आर अपनी चेयर पर शान से बैठ गया, जिसे रामू ने वहां पर रखा था। एक गार्ड ने उसके मुंह में सिगार रखी और उसे जला दिया। आर ने सिगार का बड़ा सा कश लिया। फिर उन लड़कियों को बिना देखे बोला, चलो, एक प्रधानमंत्री होने के नाते तुम लड़कियों को ऐसे लाखों मर्डर की छूट है। सब लड़कियों की आंखें चमक गई और उन लड़कियों ने उस आदमी को अपनी ताकत लगाकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन लड़कियां नहीं रुकी। वहीं ये सब देखकर नीचे खड़ी पब्लिक की आंखें चमक गई और वहां खड़े नेताओं की आंखें खौफ से भर गई। उन लड़कियों ने उसे इतनी बुरी तरह पीट दिया कि वो आदमी ही मर गया। जब वो आदमी मर गया, उन लड़कियों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी सीएम गुस्से में उठ गया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने लोगों के सामने लड़कियों को मर्डरर बना दिया। अब ये लड़कियां किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन करेगा अब ऐसी लड़कियों के साथ शादी? सीएम की बात सुनकर आर चिल होकर बोला, हमारे पास लड़कों की कमी नहीं है। अगर लड़कियां मर्डरर हैं तो उन्हें हमारे जैसे मर्डरर लड़कों से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना गर्ल्स? उन लड़कियों के साथ साथ नीचे भीड़ में खड़ी लड़कियां भी जोर से चिल्लाई, यस! रुक्षित के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने अपने सिगार को नीचे फेंककर उसे पैर से मसल दिया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, अपनी सोच बदलो, देश बदल जाएगा और जो मेरे काम के बीच आएगा वो इस धरती में गड़ जाएगा। अगली बार सोच समझ कर हंगामा करना, क्योंकि अगली बार मेरी जुबान नहीं, मेरी राइफल तुम सबसे बात करेगी। रुक्षित सबको अपना रौब दिखा रहा था, लेकिन यह जरूरी भी था। अगर जुबान से काम ना हो तो हथियार उठाने ही पड़ते हैं। आर शान से नीचे उतरा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। तभी रामू ने उसे डरते हुए कहा, बॉस अभय वालिया लेडी बॉस से मिलने आश्रम गया है।
रुक्षित ने जैसे ही ये सुना उसका दिमाग गुस्से के मारे फटने लगा। जैक ने जल्दी से गाड़ी को घुमाया और आश्रम की तरफ ले गया। होम स्वीट होम आश्रम में अभय ने फोन उठाया और उसे कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर अभय जल्दी से वहां से निकल गया। आरना ने उसे हैरानी से देखा और मन ही मन में बोली, अजीब आदमी है, आज का दिन ही बेकार है। जो आता है गुलाब देकर जाता है और एक मेरा पति है, प्यार का इजहार भी गुस्से में करता है। सच में ये दुनिया बड़ी अजीब है। आरना ने सबको बाय कहा और वहां से निकलने ही वाली थी कि उसने देखा एक साथ कई सारी गाड़ियां आकर आश्रम के बाहर रुकी। रुक्षित तेजी से गाड़ी से निकला और आरना की तरफ जाने लगा। आरना ने रुक्षित को देखकर अपना सर हिलाया और बोली, सच में इस आदमी का रुतबा देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये आदमी रुक्षित ठाकुर आरआर का आदमी नहीं बल्कि ये खुद आरआर है। उसके बराबर ही स्पेशल ट्रीटमेंट इसे देते हैं, जिसे सच में यही उनका लीडर हो। रुक्षित आरना के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, तुम ठीक हो ना बीवी? आरना ने अपना सर हिलाया और बोली, मुझे क्या हुआ है? आरना का दिमाग ठनका और उसने गार्ड्स को देखा, फिर रुक्षित को। उसने रुक्षित को देखते हुए कहा, आपका काम इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? रुक्षित ने सर हिलाया और कहा, नहीं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। रुक्षित थका हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपना चेहरा ऐसा बनाया हुआ था जैसे वो सच में बहुत थक गया हो। आरना ने उसके चेहरे को देखा और बोली, क्यों इतना काम करते हैं आप? चलिए घर आराम करिए। रुक्षित ने अपना सर हिलाया और ऐसा दिखाया जैसे वो सच में बहुत थका हुआ है। रुक्षित और आरना गाड़ी में बैठ गए और वहां से सीधा पैलेस के लिए निकल गए। गाड़ी में रुक्षित ने आरना के कंधे पर अपना सर रखा और उसके बालों से आती खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। आरना ने उसके गालों पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद आरना और रुक्षित पैलेस पहुंच गए थे। रुक्षित सीधा अपने कमरे में गया और शावर लेकर सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। आरना जब आई तो उसे ऐसे देख अपना सर हिलाकर बोली, अब बस भी करिए रोक्ष, घर पर तो इसे छोड़ दीजिए। रुक्षित ने आरना को देखे बिना ही कहा, बहुत काम का लोड है बीवी, आज तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लगता है पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। आरना को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसे पता था उसके ऊपर काम का लोड ज्यादा है। आरआर के इतने सारे बिजनेस और उनकी इतनी सारी ब्रांच थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं आपकी हेल्प कर देती हूं। रुक्षित ने उसे देखा और कहा, आज बॉस ने तुमसे कुछ कहा था क्या? रुक्षित ने उसके ऊपर गहरी नजर डालते हुए कहा तो आरना को सुबह का सब कुछ याद आ गया। उसने रुक्षित को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए सब कुछ बता दिया। रुक्षित ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ अभय एक सुनसान जगह पर आया था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और वो अभय से कुछ कह रहा था। अभय उस इंफॉर्मेशन को सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था और सामने खड़े आदमी को देखकर बोला, अगर सच में वो उसकी कमजोरी है तो हमें कुछ भी करके उसे उठाना होगा। सबने सर हिलाया। अभय वालिया भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला, आरआर, अब होगा तेरा दी एंड। ये किसे उठवाने की बात कर रहा है? कहीं वो आरना तो नहीं? ना जाने अब क्या होगा इस अनोखी कहानी में। आप जानना चाहते हैं ना? तो बस सुनते रहिए ये दिलचस्प दास्तान सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना ने रुक्षित को सब कुछ बता दिया था कि उसे आरआर ने क्या कहा था। उसकी बात सुनकर रुक्षित चुप ही रहा। आरना ने देखा रुक्षित कुछ नहीं बोल रहा है तो ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने रुक्षित को घूरना शुरू कर दिया। रुक्षित जिसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था, उसने आरना की ओर देखे बिना ही कहा, महबूबा, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस। आरना ने अपनी नजरें फेर ली और उठकर शावर लेने चली गई। जब वो बाहर आई उसने देखा रुक्षित अभी भी अपना काम कर रहा है। ये देख उसने गहरी सांस ली
और उसके पास जाकर बैठ गई। रुक्षित सच में बहुत ज्यादा बिजी था। आरना ने उसके लैपटॉप पे नजरें गड़ाते हुए कहा, मैं कुछ हेल्प कर दूं? रुक्षित ने उसे बिना देखे ही कहा, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। बॉस ने जो कहा है वो मान लो। रुक्ष, वो मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए कह रहा है और आपको पता है मुझे उस इंसान से नफरत है। फिर क्यों आप मुझे ये सब कह रहे हैं? मुझे उसके साथ काम नहीं करना। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ काम कर लूंगी, लेकिन उसके साथ नहीं। आरना ने रुक्षित को देखते हुए थोड़े गुस्से में कहा। रुक्षित ने आरना की बात सुनी और बोला, तुम्हें पूरा दिन उसके साथ नहीं रहना है बीवी। तुम्हें आश्रम भी जाने को मिलेगा। तुम्हें सिर्फ उसके साथ कुछ घंटे ही तो काम करना है और तुम ऑफिस में रहोगी तो मुझे भी तुम्हारी टेंशन नहीं रहेगी। आरना ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, वो बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी है। मुझे उसके साथ काम नहीं करना है रुक्ष, बस। आरना की बात सुनकर अब रुक्षित को गुस्सा आने लगा था। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? अगर मुझे आरआर बन के ऑफिस में रहना ना पड़ता तो इसे मैं क्यों इतना फोर्स करता? उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और आरना को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। रुक्षित की इस हरकत पर आरना एकदम से हड़बड़ा गई। रुक्षित ने उसकी चिन को पकड़ा और बोला, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हो और ये मेरा आखिरी फैसला है। रुक्षित की बात सुनकर आरना की आंखें बड़ी हो गई। ये आदमी उसे फोर्स कर रहा था। उसने रुक्षित को मना कर दिया। ये देख रुक्षित बोला, ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रुक्षित ने आरना को अपनी गोद से उठाया और साइड में बिठा दिया और बोला, कल जाकर बॉस को मना कर देना। ये कहकर रुक्षित सोफे से उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। आरना सोफे पर बैठकर उसे जाते हुए देखकर सोचने लगी कि उसे वो इग्नोर क्यों कर रहा था, सिर्फ उस आरआर के कारण। आज फिर से वो आदमी हमारे पीछे आ गया। आई हेट यू मिस्टर आरआर। हद से ज्यादा नफरत है मुझे तुमसे। पहले तो तुम मेरी लाइफ में नहीं थे, लेकिन अब तुम मेरे प्यार के बीच आ रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आरना ने नफरत से कहा और सोफे पर लेट गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने उठाकर देखा तो उसे रूही का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाकर कान पर लगा दिया तो दूसरी तरफ से रूही की आवाज आई, क्या कर रही हो? रूही के ऐसे पूछने पर आरना को रोना आ गया। उसने रूही को सब कुछ बता दिया तो दूसरी तरफ से रूही अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे पागल लड़की, तुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है आरआर के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए और तू है कि मना कर रही है? रूही की बात सुनकर आरना की आंखें चमक गई और वो खुश होकर बोली, अब तो मैं इस आरआर को सच में नहीं छोड़ूंगी। वहीं रुक्षित वहां से निकलकर अपने स्टडी रूम में चला गया। इस वक्त रामू और जैक वहां पर कुछ काम कर रहे थे। स्टडी रूम में रामू और जैक के अलावा किसी को भी आने से मनाही थी। वहां की साफ सफाई भी जैक और रामू ही करते थे। रुक्षित आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। रामू और जैक उसे इस वक्त यहां देख हैरान हो गए। शादी के बाद रुक्षित बिना मतलब के कभी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। रामू ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? रुक्षित ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, वो लड़की सुनती क्यों नहीं? मैं उसे ऐसे पूरे दिन अकेले नहीं छोड़ सकता। जितना खतरा मेरे ऊपर नहीं है उससे ज्यादा उस पर है। अगर किसी को भनक भी लगी कि वो मेरी कमजोरी है तो वो सबसे पहले आरना पर वार करेंगे। रामू ने उसकी बात सुनकर कहा, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं भाई? गार्ड्स तो उनके साथ हर समय रहेंगे ना। रुक्षित ने अपना सर हिलाया और बोला, अरे वो पागल है, कभी भी कहीं भी अकेले निकल जाती है। ऐसे में उसकी सेफ्टी पर असर पड़ सकता है। हमारी एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं रामू। अभी पहले तो इतना टेंशन नहीं था, लेकिन अब मैं दुनिया के बीच हूं। मुझे अब किसी भी समय लोगों के बीच रहना होगा। ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी। पर वो है कि जिद पर अड़ी बैठिए। रुक्षित को आरना की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अभय वालिया मेरी बीवी के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है और मैं इस वक्त उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता।
मैं इतना मजबूर हूं कि चाहते हुए भी मैं उस कुत्ते को मार नहीं सकता जब तक मुझे मेरा मकसद हासिल नहीं हो जाता। रामू उसकी बात सुनकर बोला, भाई क्यों ना हम भाभी को बीच में लाकर अपना काम करें, वैसे भी वो भाभी को कुछ नहीं करेगा। रामू की बात सुनकर रुक्षित को बेहद गुस्सा आ गया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। रुक्षित गुस्से से अपनी जगह से उठ गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, वो कोई चीज नहीं है जो उसका इस्तेमाल हम अपने मकसद के लिए करें। आइंदा से ये सब बोला ना तो याद रखना। रामू ने डरते हुए कहा, अरे आप भूल रहे हैं बॉस, आपको। रुक्षित ने बीच में ही उसकी बात को काट दिया और गुस्से से स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो किसी भी हालत में आरना को किसी और के पास काम करने नहीं भेज सकता था। वो उसकी है, सिर्फ उसकी। रुक्षित ने अपने कदम तेज किए और अपने कमरे में चला गया। आरना बैल्कनी में खड़ी थी और चांद को देख रही थी। रुक्षित ने उसे देखा और दीवानगी से आगे बढ़ गया। आरना की पीठ रुक्षित की तरफ थी। वो तेजी से आरना के पास गया और उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। आरना रुक्षित के ऐसे अचानक पास आने से चौंक गई, पर जब उसने रुक्षित का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया, वो नॉर्मल हो गई और वैसे ही खड़ी रही। रुक्षित ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसने आरना को छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। रुक्षित के इतना नजदीक होने से आरना का दिल धक धक कर रहा था और वो अपनी आंखें बंद करके रुक्षित को महसूस कर रही थी। आरना की सांसें रुक्षित के छूने से तेज हो गई थी और वो बैल्कनी की रेलिंग को कसकर पकड़े खड़ी थी। रुक्षित ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपने एक हाथ से आरना का चेहरा पकड़ लिया और उसे प्यार से देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। आरना उसकी आंखों की तपिश को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। दोनों के अंदर प्यार की आग लगी हुई थी और दोनों एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रुक्षित आरना को किस करने लगा। धीरे धीरे उनकी ये किस डीप होती चली गई। कुछ मिनट बाद आरना की सांसें तेज चलने लगी। वो रुक्षित से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे और शिद्दत से अपनी बाहों में भरकर किस करने लगा। जब आरना को सहन नहीं हुआ तो उसने रुक्षित को जोर से धक्का दिया, जिससे रुक्षित उससे दूर हो गया और उसके चेरी जैसे लाल होठों को दीवानगी से देखने लगा। आरना तेजी से सांसें ले रही थी और रुक्षित उसे दीवानों की तरह देख रहा था। आरना की सांसें जब नॉर्मल हुई तो रुक्षित उसके पास जाने लगा। ये देख आरना ने उसे फिर से धक्का दिया और रुक्षित को शिद्दत से घूरते हुए बोली, मार देने का इरादा है क्या आपका? रुक्षित बड़े कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया और बोला, मारना नहीं बीवी, मुझे तो तुम्हें जी भर के प्यार करना है। उसकी बात सुनकर आरना ने उसके गाल पर काट लिया। आरना की हरकत देख रुक्षित ने उसकी चिन को पकड़ते हुए कहा, उफ, मेरी जंगली बिल्ली। थोड़ी देर बाद वो दोनों लवबर्ड्स एक दूसरे की आगोश में खो गए और प्रेम की ऊंचाइयों को छूने लगे। अगली सुबह रुक्षित और आरना एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो रहे थे। रुक्षित की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन वो पहले ही जाग गया था। थोड़ी देर बाद आरना की भी आंखें खुल गई। उसने देखा रुक्षित सो रहा है। ये देख उसने हल्के से उसके ऊपर होकर उसके माथे को चूम लिया और उसे प्यार से देखते हुए बोली, माय लव, माय लाइफलाइन। आरना की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। ये देख आरना शर्मा गई और बोली, रुक्ष, आप जाग रहे हैं ना? आरना की बात सुनकर रुक्षित ने अपनी आंखें खोल दी। ये देख आरना ने मुंह बनाया और बेड से उठ गई। रुक्षित ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर शिद्दत से चूम लिया और उसे छोड़ दिया। ये देख आरना के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद आरना और रुक्षित आर इंडस्ट्रीज में थे। रुक्षित आर के केबिन में बैठा था और आरना उसके सामने चेयर पर बैठी थी। आर ने उसे देखा और वॉइस चेंजर लगी अपनी आवाज में कहा, तो क्या फैसला किया है तुमने?
आरना ने उसे घूर कर देखा और कहा, मेरा फैसला वही है और मैं तुम्हें सिर्फ ना कहने आई हूं। आरआर ने आरना को देखा और अपने मन में बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी महबूबा। फिर उसने आरना को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपने पति को भूल जाओ, क्योंकि अब मैं उसे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा और उसे इतनी बेरहमी से मौत दूंगा कि सबकी रूह कांप जाएगी। आरआर की बात सुनकर आरना एकदम से शॉक्ड हो गई और आरआर से गुस्से और नफरत से बोली, यू, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर मेरे रुक्ष को कुछ हुआ ना तो। आरना इतना ही बोली थी कि आरआर ने उसके सामने फोन पर एक वीडियो चलाया, जिसे देख आरना का दिल मुंह को आ गया। उस वीडियो में रुक्षित को उसके केबिन में गार्ड्स ने घेर लिया था और सबने उस पर बंदूक तान दी थी। आरना ये देख के डर गई और आरआर को कुछ बोलने ही वाली थी कि आरआर उसे देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला, हाँ या ना, पति या जॉब। आरना को आरआर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे रुक्षित की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने बिना सोचे समझे उसे हाँ कह दिया। ये देख आरआर ने गहरी सांस ली और बोला, ओके, तो अब जाओ, कल से आना। आरना उसकी बात सुनकर उसे देख नफरत से बोली, मेरा रुक्ष। आरआर बोला, वो ठीक है। आरना ने आरआर को बुरी तरह नफरत से घूर कर देखा और केबिन से बाहर चली गई और रुक्षित को फोन लगाया। रुक्षित ने उसका फोन उठाया। आरना रुक्षित को आरआर ने जो कुछ किया वो बताना नहीं चाहती थी। उसने रुक्षित से पूछा, आप ठीक हो ना रुक्ष? रुक्षित ने अपने ठीक होने और ऑफिस में ना होने की खबर आरना को दी और जल्दी से फोन रख दिया। आरना वहां से आश्रम के लिए निकल गई। उसके साथ आज भी वो 2 गार्ड्स थे। वो आधे रास्ते में पहुंच गए थे कि उनकी गाड़ी को बहुत सारी गाड़ियों ने घेर लिया। अब किसने घेर लिया आरना की गाड़ी को? क्या कोई नया दुश्मन है? जानने के लिए जरूर सुनिए इस दास्तान का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरआर के ऑफर को स्वीकार करके आरना ऑफिस से निकल गई और गार्ड्स के साथ आश्रम जा ही रही थी कि तभी बहुत सी गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। सब गाड़ियों में से कुछ आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बंदूक थी। आरना ने जब ये सब देखा तो वो थोड़ी सी डर गई और गार्ड को देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये लोग? गार्ड्स ने आरना को देखा और बोला, डोंट वरी लेडी बॉस, बस आप गाड़ी से बाहर मत आइए, हम देखते हैं। गार्ड ने यह कहकर गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद बाहर चला गया। बाहर बहुत सारे आदमी खड़े थे और आरना के साथ रुक्षित के बहुत कम गार्ड्स थे। गार्ड्स ने आरना को गाड़ी में लॉक कर दिया था क्योंकि वो आरना के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। आरना गाड़ी में बैठकर सब देख रही थी। आरना के लिए रखे हुए गार्ड्स भी आगे आ गए थे, जो छुपकर थोड़ी दूर से उसकी रक्षा करते थे। आरआर इंडस्ट्रीज में आरआर अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। आरआर ने अपनी गहरी आवाज में आने के लिए कहा, कम इन। जैक केबिन के अंदर आ गया और आरआर से बोला, बॉस, बहुत बड़ी न्यूज मिली है, हमें अभी निकलना होगा। आरआर ने उसे देखा तो जैक ने उसे देखते हुए कहा, काली खाई के नीचे, जंगल के बीच। जैक की बात सुनकर रुक्षित के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से उठ गया और जैक के साथ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सब गार्ड्स उन आदमियों से लड़ रहे थे। उनके आदमी ज्यादा थे। आरना गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रही थी। तभी किसी ने गन से गाड़ी का लॉक तोड़ दिया और आरना को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। ये देख रुक्षित के गार्ड्स डर गए और वो आरना के पास जाने लगे, लेकिन वो आदमी उन सबको रोक रहे थे। आरना ने देखा जो आदमी उसे लेकर जा रहा था बहुत हट्टा कट्टा था। आरना उसके हाथों पर जोर जोर से मार रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मोटे गैंडे कहीं के, छोड़ मेरा हाथ, नहीं तो तेरा ये फूला हुआ पेट गुब्बारे की तरह फोड़ दूंगी। तुम्हारी सारी चर्बी एक पल में निकल जाएगी। उस आदमी ने हैरानी से आरना को देखा और अपनी डरावनी आवाज में बोला, इतनी छोटी सी तो है और गर्मी देखो। इतना कहकर उस आदमी ने आरना को गाड़ी में बैठा दिया
और उसके हाथ बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये देख आरना बुरी तरह से चीखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो नहीं तो तुम सब पछताओगे, छोड़ दो मुझे। आरना की बात सुनकर भी वो आदमी नहीं रुका। ये सब देख आरना ने अपने मन में कुछ सोचा और बोली, देखो मेरा आरआर से भी कनेक्शन है, अगर उसे पता चला ना वो तुम सबको मार देगा। आरना की बात सुनकर रुक्षित के गार्ड्स बहुत ज्यादा डर गए थे। ये लेडी बॉस खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उन्होंने रामू को इन्फॉर्म तो किया था, पर अभी तक यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं था। वो गाड़ी वहां से चली गई। जिस आदमी ने आरना को गाड़ी से बाहर निकाला था उसने आरना को कुछ सुंघा दिया और उसे बेहोश कर दिया। वो गाड़ी बहुत आगे चली गई थी। उनके जाने के बाद उन आदमियों ने रुक्षित के गार्ड्स को भी अपने साथ ले लिया था ताकि कोई सुराग पीछे ना छूट जाए। दूसरी तरफ रुक्षित तेजी से ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में जाकर बैठ गया। रुक्षित की गाड़ियां जल्दी से वहां से निकल गई। रामू जो काली खाई के नीचे था उसके फोन पर मैसेज आया। रामू इस वक्त बिजी था, पर उसने अपना फोन चेक किया और जैसे ही उसने मैसेज रीड किया उसके होश उड़ गए। आरना किडनैप हो गई। ये सोचकर ही रामू कांपने लगा। उसने जल्दी से रुक्षित को फोन किया। रुक्षित जो गाड़ी में बैठा था और अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे रामू का कॉल आ रहा है। उसने फोन उठाया तो उस साइड से रामू कांपती हुई आवाज में बोला, बॉस भाभी किडनैप हो गई है, आश्रम वाले रास्ते पर, आप जल्दी वहां पहुंचे, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। अचानक ही गाड़ी का माहौल पूरी तरह से बदल गया। गुस्से में किसी की गहरी सांसों की आवाजें उस गाड़ी में गूंजने लगी। ये देख जैक ने रुक्षित को देखा। उसे देखते ही जैक डर से कांपने लगा। रुक्षित गुस्से में काला पड़ गया था और उसकी नसें फूल गई थी, मानो वो उसके शरीर से बस बाहर ही आने वाली हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तूफान के पहले की शांति हो और बस इसके बाद भयानक तूफान आएगा जो सब कुछ तबाह कर डालेगा। जैक ने अपने मन में कहा, अब क्या हो गया? कहीं भाभी ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? जैक ये सोच ही रहा था कि उसे रुक्षित की गहरी और खतरनाक आवाज सुनाई थी, जिससे जैक की हालत खराब हो गई। रुक्षित अपने गुस्से से भरी खतरनाक आवाज में जैक से बोला, गाड़ी आश्रम की ओर ले लो। जैक ने जल्दी से यू टर्न लिया और गाड़ी आश्रम के रास्ते पर ले ली। वे लोग जब आधे रास्ते पर पहुंच गए, जैक ने देखा आरना की गाड़ी वहीं खड़ी थी और उसकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। चारों तरफ खून गिरा हुआ था, पर वहां कोई भी आदमी या रुक्षित का गार्ड मरा हुआ नहीं था। बस खून और खाली गाड़ियां ही थी। ये देख रुक्षित जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो उसे वहां आरना का फोन और उसकी सैंडल मिली, जो शायद टूट चुकी थी और एक ही थी। ये सब देख रुक्षित का दिल एकदम से बेचैन हो गया। उसका दिल घबराहट के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। पता नहीं उसकी महबूबा किस हालत में होगी। उसने जोर से गाड़ी पर लात मार दी और गुस्से में धधकते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा। जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसकी एक एक सांस को उससे छीन लूंगा। बहुत बेरहमी होगी, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ कि उस इंसान की आत्मा तक हिल जाए। ये कहकर उसने आरना का फोन अपनी जेब में रखा और अपने फोन से किसी को फोन कर दिया। उसने जैक को इशारा किया और गाड़ी में बैठ गया। ये सड़क पक्की नहीं थी। जैक ने टायर के निशान जहां जा रहे थे उसका पीछा किया और गाड़ी को वहीं लेकर जाने लगा जहां जहां निशान गए थे। अंदर बैठा रुक्षित गुस्से के कारण जल रहा था। उसका दिमाग इतना घूम गया था कि बस जो सामने आए उनकी मौत आज पक्की थी। वो सोच रहा था कि किसे उसके और आरना के बारे में पता चल गया है। काली खाई जंगल के बीच एक खंडहर है, जो केवल बाहर से ही खंडहर दिख रहा था, पर अंदर से बहुत आलीशान बंगला था, जो पूरा डार्क ब्राउन कलर और व्हाइट कलर का था। उसके अंदर जो फर्नीचर था वो पूरा व्हाइट कलर का था। उसी बंगले के एक अंधेरे कमरे में आरना बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे।
उसके सर से हल्का खून निकल रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। थोड़ी देर बाद आरना की आंखें धीरे धीरे खुल गई। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आरना ने अपने आसपास देखा। पूरी जगह गुप्त अंधेरा था। रोशनी के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। आरना रोते हुए बोली, रुक्ष, कहाँ है आप? आपकी महबूबा को किसी ने किडनैप किया है, जल्दी आइए। उसका चेहरा रोने से लाल हो गया था। डर के कारण उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुल गया और उस कमरे में एकदम से रोशनी हो गई, जिसकी चकाचौंध से आरना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एक आदमी अपनी उंगलियों में सिगरेट को दबाते हुए उसके कष्ट लेते हुए कमरे के अंदर आ रहा था। जब वो अंदर आया, उसने अपने सिगरेट को देखते हुए कहा, ओ, कैसी लगी हमारी मेहमान नवाजी, आर की मलिका? आरना जो आंखें बंद किए हुए थी, उसे ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। वो अपने मन में बोली, ये आवाज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी सुनी है। ये कहकर उसने अपनी आंखें खोल दी और सामने खड़े इंसान को देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ी, तुम पागल इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम बस एक बार मेरे हाथ खोल दो। तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी आरना ठाकुर नहीं। सामने खड़ा इंसान जो सिगरेट को देख रहा था और उसने अब तक आरना का चेहरा तक नहीं देखा था, उसने जब यह आवाज सुनी तो उसने भी झट से सामने देखा। अपने सामने आरना को देखकर उस आदमी के होश उड़ गए और उसकी बातें सुनकर तो वो और भी कंफ्यूज हो गया और हैरानी के कारण वो जोर से बोल पड़ा, कयामत, तुम यहां कैसे आई और तुमने अपना नाम क्या बताया? आरना उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम गंदी नाली के कीड़े, तुमने मेरा किडनैप किया और ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं यहां कैसे आई? देख, तेरे आदमियों ने मेरे ऊपर पंख लगा दिए हैं ना, जिससे मैं उड़कर यहां तक आ गई हूं। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को आगे करके उसे दिखा दिया। उसकी बात सुनकर अभय वालिया ने अपने आदमी को देखा और उसे घूरते हुए बोला, अबे ये तुम किसे उठा कर लाए हो? तुम्हें तो मैंने उस आर की मलिका को उठाने को कहा था। तुम मेरी कयामत को लेकर आ गए हो। वो गार्ड कभी आरना को देखता तो कभी अभय को। फिर आरना को देखते हुए उसने कहा, बॉस, ये वही लड़की है जिसका आर के साथ कुछ कनेक्शन है। ये सुनते ही अभय वालिया का गुस्सा अपने आपे से बाहर हुआ और उसने आरना को देखा जो उसे गुस्से में घूर रही थी। उसने उस गार्ड को घूरते हुए बेहद नफरत से कहा, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? और अगर तुमने मुझे उसके लिए उठवा लिया है ना, तो तुम्हें कोई गलत जानकारी मिली है। अगर मेरे सामने उसका नाम भी लिया ना, तो तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी। आरना की बात सुनकर अभय वालिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आरना से बोला, सॉरी कयामत, सॉरी, मेरे आदमियों से कुछ भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। आरना उसे घूरते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि वो गार्ड बीच में ही बोल पड़ा, बॉस, ये लड़की झूठ बोल रही है। जब मैं इसे वहां से ला रहा था, इसने खुद मुझसे कहा था कि इसका उस माफिया आर से कनेक्शन है और उसका वो आदमी जो उसका काम संभालता है, रुक्षित ठाकुर, वो भी इसका कुछ लगता है। आरना को ऐसा लग रहा था कि अब वो बुरी फंसेगी। उसने अभय को देखा और कहा, वो तो मैंने इसे डराने के लिए कहा था क्योंकि ये मुझे लेकर जा रहा था। अभय ने उस आदमी को घूर कर देखा तो वो आदमी डर गया और वहां से भाग गया। ये देख आरना ने अभय को घूरते हुए कहा, मुझे खोल दो, नहीं तो मेरे हाथ टूट जाएंगे। आरना की बात सुनकर अभय ने उसके हाथ और पैर खोल दिए। ये देख आरना को बहुत खुशी हुई और वो अपनी जगह से उठ गई और अभय से बोली, चलो अब मैं चलती हूं। आरना की बात सुनकर अभय की आंखें एकदम छोटी हो गई। उसने आरना को गहरी नजरों से देखा। वो अच्छे से समझ रहा था कि आरना उसे उल्लू बना रही है। वो कोई अंडरवर्ल्ड का कच्चा खिलाड़ी नहीं था
जो किसी पर भी विश्वास कर ले। आरना जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गई। ये देख अभय भी उसके पीछे चला गया। आरना जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रही थी। तभी आरना का पैर स्लिप हुआ और वो गिरने को हुई। ये देख अभय ने आरना का हाथ पकड़ लिया। आरना का एक हाथ अभय के हाथ में था। उसी वक्त उन सब के कानों में किसी की रूह को कपा देने वाली भयानक आवाज आई। किसकी आवाज है ये? क्या आरना सच में अभय की कैद से आजाद हो गई है या फंसने वाली है किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरना अभय के कैद से छूटकर बाहर जा रही थी कि तभी उसका पैर स्लिप हुआ और उसे संभालने के लिए अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तभी वहां एक खतरनाक आवाज गूंज उठी। रुक्षित को आरना का पता चल गया था, जिस कारण वो सब उस जगह पर पहुंच गए थे जहां आरना को रखा गया था। इस बंगले के आसपास ज्यादा गार्ड्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं था। ये जंगल बहुत वीरान था और खाई में होने के कारण यहाँ कोई नहीं आता था। रुक्षित जब वहां पहुंच गया, उसने देखा आसपास कोई नहीं है। वो जल्दी से उस बंगले के अंदर चला गया। जब वो मेन गेट से अंदर जा रहा था, तभी उसकी नजर आरना और अभय पर गई, जो आरना का हाथ पकड़कर खड़ा था और आरना सीढ़ियों की ओर थोड़ी सी झुकी हुई थी। इस वक्त रुक्षित अभय वालिया और आरना के सामने आर के गेटअप में बेहद रौब से खड़ा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका खून खौल रहा था। वो आदमी इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था और वो वहां खड़े होकर अभय के हाथ को देख रहा था, जो इस वक्त आरना के हाथ को पकड़े हुए था। आर ने अपने गुस्से से भरी भयानक आवाज में अभय के ऊपर चीखते हुए कहा, हाथ छोड़ उसका। आर की इतनी भयानक आवाज सुनकर आरना के साथ साथ एक पल के लिए अभय भी कांप उठा। आरना को आर पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो एक घूंसा उसके मुंह पर मार दे। वो मन में बोल रही थी, अकड़ू खड़ूस इंसान, इसके कारण मुझे इस लंगूर ने किडनैप कर लिया। एक बार, बस एक बार मेरे रुक्ष को आने दो। इन दोनों की कुटाई करूंगी, वो भी अच्छे से। आरना अपने में ही गुम थी। वहीं अभय आर को वहां देख कुटिलता से मुस्कुरा दिया और बोला, अरे देखो तो, भाई माफिया आर उर्फ बादशाह अपनी मलिका को लेने आए हैं। लेकिन सॉरी, अब ये मेरी है, वापस चला जा। इसकी खातिर मैं तुझे बख्श दूंगा। अभय वालिया की बात सुनकर आर का गुस्सा हद से पार हो रहा था। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी महबूबा को अपना कहने की? जॉन से मार दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इस माफिया बादशाह की रानी, उसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। आज तेरी मौत पक्की है ईगल। आर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और अपनी गरजती आवाज में बोला, उसका हाथ छोड़। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर उसका हाथ नहीं छोड़ा ना, तो तेरे हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभय एक पल के लिए आर की बात सुनकर डर गया, लेकिन वो भी कहां कम था। उसने भी आर को देखते हुए कहा, वो मेरी है, समझा तू? सबसे पहले मैंने इसे देखा था। आर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा, उसे अपना कहना बंद करवा लिया। वो सिर्फ मेरी है। उन दोनों की बात सुनकर आरना ने अभय का हाथ जोर से झटक दिया और उससे दूर होते हुए बोली, बस करो तुम दोनों। मैं ना तुम्हारी हूं और ना इस आर की। मैं सिर्फ मेरे रुक्ष की हूं। समझ आई बात? अब तुम दोनों मारपीट करो या गोली मारो एक दूसरे को, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बस मुझे यहां से जाने दो। ये कहकर आरना सीढ़ियां उतरने ही वाली थी कि अभय वालिया ने आरना का हाथ फिर से पकड़ लिया और बोला, नहीं कयामत, तुम यहां से नहीं जा सकती।
अभय वालिया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके मुंह पर आरना जोरदार थप्पड़ मार देती है और अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, मेरा हाथ नहीं पकड़ना। आरना के ऐसा करने पर आर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाती है, लेकिन अभय वालिया का एक हाथ अपने गाल पर था और वो अपनी आंखें बड़ी करके आरना को देख रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरना ने उसे थप्पड़ मार दिया। आरना की हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आरना को पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुम पिद्दी सी लड़की, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरी बिस्तर पर रोज होती हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर ने देखा अभय गुस्से में आरना को कुछ कर ना दे, इसीलिए वो जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। यहां आरना ने देखा कि अभय गुस्से में उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये देख उसने अपने पैर को उठाया और उसके पेट पर लात दे मारी और उसके मुंह पर पंच मार दिया। जैक जो आर के पीछे था, उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। वहीं आर एकदम से शॉक्ड होकर आरना को देखने लगा। अभय वालिया के तो होश ही उड़ गए। उसने आरना को देखा जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। उसने अभय को घूरते हुए कहा, कमजोर मत समझना मुझे, कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं मैं। अब मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो यहीं तुम्हारा पत्ता साफ कर दूंगी। अभय को आरना का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लड़कियों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला वो इस लड़की को अपने हाथ में ना आता देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आर को भी अब अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय ने गुस्से से आरना को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये देख सबकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। आरना की चीख निकल गई, पर वक्त रहते आर ने उसे पकड़ लिया। आरना की डर से आंखें बंद हो गई। आर ने आरना को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी और उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसने आरना को ठीक से पकड़कर खड़ा कर दिया और अभय की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इस वक्त आर बहुत गुस्से में था। उसका ऑरा बेहद डरावना और खौफनाक था। उसने पलक झपकते ही अभय वालिया की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन पर अपने हाथों से प्रेस करने लगा। आर के ऐसा करने पर अभय छटपटाने लगा और आर के हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन आर की पकड़ उसकी गर्दन के ऊपर कसी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसने अपने दूसरे हाथ से अभय के उस हाथ को पकड़ लिया जिससे उसने पहले आरना का हाथ पकड़ा था। रुक्षित ने अभय के उस हाथ को बड़ी बेरहमी से जड़ से उखाड़ दिया। उसी के साथ हड्डी टूटने की जोर से आवाज आई, जिससे अभय की चीख उस बंगले में गूंज गई। आरना जो उसे देख रही थी, उसकी भी चीख निकल गई। रुक्षित बहुत गुस्से में था। उसने अभय को देखते हुए अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से उन आदमियों को हमारे देश में कदम रखने का मौका मिल गया। अब और नहीं, बस बहुत हुआ। अब तेरी मौत आज पक्की है ईगल। आर ने उसके गले को छोड़ दिया और अभय के पेट पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस वक्त आर बेहद बेरहम हो गया था। अभय वालिया की हालत खराब हो गई थी। उसे ठीक से सांस भी लेते नहीं बन रही थी और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। आर उसे गुस्से से घूर रहा था। वही आरना के दिल में ये सब देखकर आर के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। उसने चीखते हुए आर से कहा, छोड़ दो उसे, जाने दो, क्यों मार रहे हो तुम उसे? मर जाएगा वो। इंसानों को मारने में तुम्हें क्या मजा आता है? ये कहकर आरना अभय के पास गई और उसे पकड़ने ही वाली थी कि आर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आरना उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, छोड़ दो उसे, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी कि तुमने एक इंसान का मर्डर कर दिया है। आरना की बात सुनकर आर जोर से चिल्ला पड़ा, चुप, एकदम चुप। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला ना
तो यही हाल तुम्हारे पति का भी करूंगा। आरना उसकी बात सुनकर उसे मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो गंदे इंसान। रुक्षित ने उसे छोड़ दिया और अभय के बालों को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। फिर उसके गालों पर लगातार 3-4 थप्पड़ मार दिए, जिससे अभय खुद को संभाल नहीं पाया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही आर ने सीढ़ियों से छलांग लगाई और अभय के पास आ गया। फिर अपना खंजर निकालकर उसके चेहरे पर अजीब तरीके से घुमाने लगा। इस वक्त आर बेहद डरावना लग रहा था, जिसे देख आरना डर से कांपने लगी थी। वो माफिया आदमी उसके सामने किसी को मार रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये सोच सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। रुक्षित ने अभय की आंखों के पास खंजर को घुमाया और उसकी आंख में घोंप दिया, जिससे अभय की आंख से खून निकलने लगा और अभय की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। आरना ये सब देखकर हद से ज्यादा डर गई थी। उसका पूरा बदन कांपने लगा था। आर ने फौरन ही उसकी दूसरी आंख को भी फोड़ दिया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसके अंदर का शैतान जाग चुका था और वो हद से ज्यादा डरावना होता जा रहा था। आरना आर के डरावने चेहरे को कांपते हुए देख रही थी, जिसके ऊपर शैतानियत हावी हो गई थी और वो हद से ज्यादा बेरहम और बेदर्द हो गया था। वो इतनी बेदर्दी से अभय को मार रहा था जैसे कोई भेड़िया किसी इंसान को नोच रहा हो। अभय अब मरने की कगार पर आ गया था। आर ने अभय के चेहरे को देखा और उसके सीने से शर्ट को फाड़ दिया और उसके ऊपर बेरहमी से खंजर से आर लिख दिया। फिर उसके पूरे चेहरे पर उसने आर लिख दिया। और ना बस नफरत से आर को देख रही थी। वो इतनी डरी हुई थी, फिर भी आर के लिए उसके मन में नफरत बढ़ती जा रही थी। वो एक जीते जागते आदमी को उसके सामने मार रहा था, जिसे वो भुला नहीं पा रही थी। तभी आर अपनी जगह से उठ गया और उसने आरना को जुनून से देखा। फिर उसने आह भरी और जोर से बोला, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे छूने का हक भी मेरा है और उसे देखने का हक भी सिर्फ मेरा है। ये कहकर आर ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और जोर से अभय के पेट पर मुक्का मार दिया। आर ने उसे इतने जोर से मारा था कि अभय की पेट की सारी नसें फट गई और वहीं उसकी जान भी निकल गई। एक जोरदार चीख के साथ अभय की सांसें रुक गई। वहीं आरना ने जब ये देखा, उसकी रूह तक हिल गई। वो डर से कांपने लगी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। आर ने कातिल निगाहों से आरना को देखा और अपना एक कदम उसके पास बढ़ा दिया। आर आरना के एकदम नजदीक खड़ा था। आरना उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन गॉगल के कारण वो उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी। पर रुक्षित उसे शिद्दत से घूर रहा था। उसने आरना के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा, बड़ी कातिल है तू। मेरे इस खंजर से भी ज्यादा तुझ में धार है, जो सबका सीना चीर कर रख देती है। आरना उसकी हरकत से कांपने लगी। उसे आर से इतना डर लग रहा था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। आर को आरना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी और मर्द के लिए उससे नफरत कर रही थी, पर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा बड़े जल्दी। आर ने आरना के हाथ को जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करते ही आरना छटपटाने लगी। उसे आर से बेहद डर लग रहा था। वहीं आर आरना को लेकर उस बंगले से बाहर आया और उसने आरना को गाड़ी के अंदर सीट पर पटक दिया। आरना ने उसे डरते हुए देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर जाने लगी, लेकिन वो बाहर जा पाती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े कश्मकश और रोमांच से भरे मोड़ पर आ गई है ये कहानी।
क्या होने वाला है अब आगे, जानने के लिए सुनना जरूरी है इस रोमांचक कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभय को मौत के घाट उतारने के बाद आर ने आरना को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो उतरकर भागने की कोशिश करने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आर था। उसने आर के हाथ पर जोर से काट लिया, लेकिन आर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसे देख आरना ने अपने सर पर हाथ रखा और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसे ऐसे देख आर घबरा गया और आरना को देखने लगा। उसने आरना को देखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें मिसेस ठाकुर, तुम ठीक तो हो? आर का ध्यान पूरा आरना के ऊपर था, जिससे उसके हाथ की पकड़ आरना के ऊपर से ढीली पड़ गई। उसी का फायदा उठाकर आरना गाड़ी से बाहर निकल गई और तेजी से भागने लगी। उसे ऐसे भागते देख आर माफिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये बीवी, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया। आर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आरना बिना पीछे मुड़े भाग रही थी। उसका पूरा ध्यान भागने पर था। इसी बीच आर ने अपना ओवरकोट, मास्क और कैप उतार दी और रुक्षित के गेटअप में आ गया। जैक ने भी मास्क उतार दिया और गाड़ी घुमाई और आरना की तरफ ले ली। रुक्षित ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और आरना का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया, जिससे आरना सीधा रुक्षित के ऊपर गिर गई। आरना अब रो रही थी। उसने आज जो कुछ भी देखा वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तभी उसके कानों में रुक्षित की आवाज पड़ी, डोंट क्राई बीवी, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। रुक्षित की आवाज सुनकर आरना जैसे थम सी गई। उसका दिल एकदम से भारी हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर की और रुक्षित का चेहरा देखा। जब उसे पक्का यकीन हुआ कि वो रुक्षित ही है, वो उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आरना को इतना ज्यादा रोता देख रुक्षित का दिल भी बुरी तरह से रो रहा था। आरना ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। रुक्षित ने उसकी पीठ को सहलाया और एक हाथ से उसके बालों को सहलाया। कार आगे बढ़ रही थी और आरना रुक्षित को पकड़कर रो रही थी। आरना सिसक सिसक कर खूब रो रही थी और इतना सब कुछ होने और इतना ज्यादा टेंशन झेलने के बाद आरना बहुत ज्यादा थक कर चूर हो गई थी। रुक्षित को देखकर उसने चैन की सांस ली और रोते रोते ही उसकी आंखें लग गई और वो रुक्षित की गोद में सर रखकर गहरी नींद में डूब गई। रुक्षित ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया और अपना सर सीट से टिका दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दिया, जिससे वो बहुत कातिल लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद किए ही जैक से पूछा, काम हो गया? जैक ने भी स्माइल की और बोला, यस बॉस, इट्स डन। दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, जैसे उनका एक काम हो गया हो। आरना अभी भी आराम से रुक्षित की गोद में सर रखकर बेसुध सो रही थी। कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक्षित की कार रुक गई। रुक्षित ने आरना को गोद में उठाया और कार से बाहर आ गया। उनके सामने एक हेलीकॉप्टर था। रुक्षित आरना को लेकर उस पर बैठ गया। जैक आगे बैठ गया, जहां रामू पहले से ही बैठा हुआ था। सबके बैठते ही रुक्षित का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया। जैसे ही रुक्षित का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा, वैसे ही उनके हेलीकॉप्टर को रुक्षित के गार्ड्स, जो दूसरे हेलीकॉप्टर में थे, उन सब ने उन्हें घेर लिया और वो सब लोग वहां से चले गए। दुबई, शाम का वक्त। रुक्षित का हेलीकॉप्टर एक बीच साइड पर लैंड हुआ। इस बीच पर ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ गिने चुने ही लोग थे। वो भी बहुत दूर दूर थे। रुक्षित अपने चेहरे पर दुनिया जहान का रुतबा लिए अपनी गोद में अपनी महबूबा को लेकर हेलीकॉप्टर से उतर गया। आरना रुक्षित की बाहों में आते ही सुकून से बिना किसी डर के सोई हुई थी। बीच बीच में उसकी नींद टूट रही थी, पर अपने आप को महफूज बाहों में पाकर वो बिना किसी डर के सो रही थी। रुक्षित आरना को लेकर बीच के तरफ अंदर गया, जहां उसका खुद का अंडर वाटर विला था, जो उसके मुंबई के पैलेस जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बड़ा सा हॉल,
4-5 बेडरूम और एक बड़ा सा किचन था। पूरा विला कांच का बना हुआ था। विला के अंदर से समुद्र की मछलियां तैरते हुए दिख रही थी। पानी बहुत ज्यादा क्लियर था और बिल्कुल नीला। रुक्षित आरना को अपने कमरे में लेकर चला गया, जो बाकी कमरों से बड़ा था। रुक्षित ने आरना को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से बाहर चला गया। वो विला के हॉल में गया, जहां पहले से ही रामू और जैक के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। रुक्षित जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके जाते ही उन लोगों ने रुक्षित के सामने एक नक्शा रख दिया और उसे कुछ समझाने लगे। आरना जो कमरे में सो रही थी, उसकी आंखें खुली और जैसे ही उसने अपने आसपास इतनी सारी फिश और पानी देखा तो वो चौंक कर चिल्लाने लगी। उसने फिर ध्यान से सब कुछ देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बेड से उतरकर सब घूम घूम कर देखने लगी। आरना की आवाज हॉल में बैठे सब लोगों ने सुन ली थी। रुक्षित ने उन सबको जाने के लिए कहा और वो भी उठने ही वाला था कि वहां से आरना भागते हुए आई। उसने देखा रुक्षित बैठा हुआ है। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि उसका पैर स्लिप हो गया और वो पास ही बने स्विमिंग पूल में गिर गई। ये देख सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनकी हंसी छूट गई। रुक्षित ने उन सबको घूर कर देखा तो सब डर के मारे वहां से भाग गए। रुक्षित तेजी से आरना के पास गया। आरना स्विमिंग पूल से बाहर निकली और छोटा सा मुंह करके रुक्षित को देखने लगी। रुक्षित को उसे देख उस पर बेहद प्यार आ रहा था। आरना ने अपना मुंह बिगाड़ा और रुक्षित से शिकायत करते हुए बोली, किसने बनवाया है ये विला? ऐसे बीच रास्ते में कौन स्विमिंग पूल बनवाता है? गिर गई ना मैं। रुक्षित उसे नशे से देख रहा था। उसका ध्यान आरना के चेहरे और बॉडी पर था। उसके कपड़े भीगने के कारण उसके ऊपर चिपक गए थे। आरना ने सब देखते हुए खुशी से कहा, हम कहां हैं रुक्ष? रुक्षित आरना के नजदीक गया और उसकी कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया और अपने बेहद नजदीक खींच लिया। रुक्षित के ऐसा करते ही आरना की बॉडी में गूज बम्स आ गए। उसने अपना थूक निगला और रुक्षित को देखते हुए बोली, बोलिए ना रुक्ष। रुक्षित उसे बेहद जुनून से देख रहा था। उसने आरना के होठों को देखा और उसके होठों के नजदीक अपने होठ ले जाते हुए बोला, दुबई। रुक्षित का जवाब सुनकर आरना शॉक्ड होकर उछलते हुए बोली, वाह रुक्ष, वाह! मुझे सोते हुए कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी सुंदर जगह लेकर आ जाएंगे। चलिए ना, हम घूमने चलते हैं, मुझे घूमना है। ये कहकर आरना ने रुक्षित के हाथ अपने कमर से हटा दिए और रूम में भाग गई। रुक्षित भी उसके पीछे चला गया। आरना कमरे में आई और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। आरना ने इतना बोला ही था कि उसे पीछे से रुक्षित की आवाज आई, क्लोजेट में है। आरना ने अपना सर घुमाकर रुक्षित को देखा और एक बड़ी सी स्माइल दी। ये देख रुक्षित का दिल जोरों से धड़कने लगा। आरना की स्माइल मतलब रुक्षित का खजाना। वो जब भी ऐसे स्माइल करती थी वो बेहद हसीन लगती थी। आरना बाथरूम में गई और उसने शावर लिया और क्लोजेट रूम में चली गई। रुक्षित दूसरे रूम में जाकर रेडी हो गया। उसने टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का हाफ कोट और जीन्स की पैंट पहन ली। उसने अपने बालों को सेट किया और जेब में गन और जरूरत का सामान रख वो रेडी होकर हॉल में आ गया और किसी को फोन कर दिया। आरना ने वार्डरोब से एक ड्रेस निकाला और रेडी होकर बाहर आ गई। रुक्षित जो फोन पर बात कर रहा था उसे हील्स की आवाज आई, जिसे सुनकर रुक्षित पीछे की ओर घूम गया। जैसे ही उसने आरना को देखा उसकी आंखें चमक उठी। रुक्षित उसे देख पागल सा हो रहा था। आरना ने पीच कलर की ड्रेस पहनी थी जो उसकी बॉडी पर एकदम फिट थी। वो एक लॉन्ग ड्रेस थी और उसके एक साइड थाई तक स्लिट कट था। उस ड्रेस में सामने और पीछे की तरफ डीप नेक था। उसने अपने लंबे बालों को स्ट्रेट किया हुआ था और हल्का सा बोल्ड मेकअप किया था। एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट था और कंधे पर बेहद खूबसूरत छोटा सा बैग और पैरों में हाई हील्स जो बिल्कुल ड्रेस से मैच कर रही थी।
रुक्षित आरना को ऐसे देख एकदम ब्लैंक हो गया था। उसके तो होश ही उड़ गए। आरना उसके पास चलकर आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए। रुक्षित ने आरना का हाथ पकड़ा और उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया और फिर अपनी जुनून से भरी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आरना बेहद हॉट लग रही थी। आरना उसे देख रही थी। उसने रुक्षित के आगे चुटकी बजाई और बोली, चलिए ना, क्या हो गया? रुक्षित ने उसे अपने पास खींच लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मेरी नीयत खराब हो रही है बीवी। आरना उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो धीमी आवाज में बोली, अभी नहीं ना रुक्ष, अभी मुझे घूमना है। रुक्षित ने उसकी चिन को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो फिर कब? रात को? ये सुनकर आरना ने शर्माकर सर झुकाकर हां में सर हिला दिया। आरना को ऐसे करते देख रुक्षित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो आरना से बोला, तो तय रहा बीवी, आज रात रोमांस किया जाएगा। आरना ने अपनी आंखें बड़ी की, फिर वो भी हल्के से हंस दी और बोली, जी जरूर। ये कहकर उसने रुक्षित का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उस विला से बाहर जाने लगी। वो सब देखते हुए बाहर जा रही थी और रुक्षित उसका हाथ पकड़े उसे देखते हुए आगे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों विला से बाहर बीच पर आ गए। रुक्षित के गार्ड्स हर जगह पर फैले हुए थे। रामू और जैक भी बाहर खड़े थे। आरना सब देख रही थी। उसे बेहद मजा आ रहा था और वो यहां आने से पहले जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना चाहती थी और कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था सिवाय अपने रुक्ष के। रात का वक्त होने के कारण हर जगह लाइट जल रही थी। सी बीच होने के कारण वहां पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आरना के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो दोनों कुछ दूरी पर चलकर गए। वहां पर रुक्षित की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। आरना ने खुश होकर कहा, हम इसमें जाएंगे। रुक्षित ने उसे कार में बैठाया और उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर शिद्दत से चूम लिया। आरना ने ऊपर की छत नीचे की और रुक्षित को देखने लगी। रुक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। उसने एक हाथ से आरना का हाथ पकड़ा और वो दोनों कार में घूमते हुए नाइट क्लब में गए। आरना क्लब देखकर खुश हो गई और रुक्षित को देखने लगी। आरना और रुक्षित एक टेबल पर बैठ गए। आरना सबको डांस करते हुए देख रही थी। रुक्षित की नजर चारों तरफ घूम रही थी और वो आरना से बातें भी कर रहा था। तभी वहां एक वेटर आया और एक वाइन और एक फ्रूट वाइन रखकर जाने लगा। जाते जाते उसने सबकी नजरों से बचाकर रुक्षित के टेबल पर एक कागज रखा और वहां से चला गया। रुक्षित ने जल्दी से उस कागज को उठाकर अपनी पैंट की जेब में रखा और आरना के साथ वाइन पीने लगा। रुक्षित ने अपने सामने देखा जहां रामू और जैक बैठे थे। वो तीनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी रुक्षित ने उन दोनों से नजरें हटाई और दूसरी तरफ देखने लगा और जैसे ही उसने सामने देखा उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। इतने उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है ये कहानी। क्या कोई खास मकसद है रुक्षित के दुबई आने का? जानना चाहते हैं तो जरूर सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।